अब ये टर्म एक बार और अच्छे से ज़रा समझ लेते हैं, ठीक है, कि ये बिलोंग्स टू क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ज़रा देखिए, ये एक जो सिंबल है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। ये कहाँ यूज़ होता है, कब यूज़ होता है, तो ये बहुत छोटी सी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। बेसिकली ये इसका जो नाम है वो है, सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ये बिलोंग्स टू क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अभी जैसे मैंने एक सेट लिखा हुआ है, ठीक है, कैपिटल ए। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में ये भी याद रखिएगा कि ये जो कैपिटल ए बी सी, ये हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी टाइप की चीज़ें हम लोग उनके काइंड ऑफ एलिमेंट्स को लिखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ए लिखा हुआ है एक सेट, और उस सेट के एलिमेंट्स लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ए, ये लिखा है बी, ये लिखा है मैंने सी, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि ये जो एलिमेंट है ए, ठीक है, ये ए एलिमेंट जो है वो किसका पार्ट है, किसका एलिमेंट है, ए सेट का, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, ये जो एलिमेंट है ए, क्या बोलेंगे, ए जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, इट्स इंग्लिश बुक, ठीक है। ए किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए को। मतलब बिलोंग्स टू से पहले क्या लिखा जाता है, एलिमेंट्स या एलिमेंट, और बिलोंग के बाद क्या लिखा जाता है, इट्स सेट, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, एलिमेंट, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, उसका सेट। तो मैंने क्या बोला, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ऐसे ही आप क्या ले सकते हैं, बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, आप क्या ले सकते हैं, ए कॉमा सी बोथ बिलोंग्स टू कैपिटल ए। लेकिन अगर डी आ गया, तब ज़रा देखिए, क्या डी ए को बिलोंग कर रहा है, तो डी ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, और अब क्या बन गया, ये डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या बन गया, ये डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये आप चीज़ें याद रखिएगा बिलोंग्स टू के बारे में। तो आई होप सो कि ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कि बिलोंग्स टू क्या होता है, ठीक है। बिलोंग्स टू क्या होता है, उसका एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। अब ज़रा देख लीजिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट, कि यहाँ लिखा है आपके पास एक सेट है A 2 4 6 8, ठीक है। एक सेट लिखा है B, ये लिखा है P Q R, ठीक है। एक सेट है C, यहाँ लिखा है मोहन, राम और श्याम, ठीक है। ये आपके पास 3 सेट लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको क्या बोल रहा हूँ कि पता करिए, ये 2 अगर लिखा है कहीं पे, या P है, या आपका मोहन है, ठीक है, तो ये कौन से सेट्स को बिलोंग कर रहे हैं। तो जब हम 2 की बात करेंगे तो 2 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, तो क्या लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए, राइट। ऐसे P किसको बिलोंग कर रहा है, B को, तो क्या लिखेंगे, P बिलोंग्स टू B। ऐसे C क्या लिखा है, सॉरी मोहन देखिए कहाँ लिखा है, C वाले सेट में लिखा है, तो मोहन बिलोंग्स टू C। तो आपने नोट करा फिर से कि ये क्या है, एलिमेंट, और ये क्या है, इट्स सेट, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा रमाकांत के बारे में क्या कहना है आपका, ठीक है। तो यहाँ आप ABC जो लिखा हुआ है, यहाँ कहीं आपको रमाकांत दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो रमाकांत है, ठीक है, ये रमाकांत है, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्या सेट ए को बिलोंग कर रहा है, क्या उसका एलिमेंट है, नहीं है। क्या B का एलिमेंट है,
डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्या सी का एलिमेंट है? तो डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो आप समझ लीजिए कि ये चीज़ किस लिए यूज होती है कि बिलोंग्स टू, ये उसकी प्रॉपर्टी है। टू इज अ एलिमेंट ऑफ ए, तो क्या बोलेंगे? टू बिलोंग्स टू ए। ठीक है। ऐसे अगर मैं पूछूं कि 7 ए को बिलोंग कर रहा है, क्या 7 इसका एलिमेंट है? तो क्या बोलेंगे? 7 काट देंगे तो क्या बोलेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है। ऐसे ही इस केस में मैं पूछूंगा एस, क्या बी सेट को बिलोंग कर रहा है? तो क्या बोलेंगे? एस डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ऐसे ही इसमें एक नाम था संजय, क्या सी को बिलोंग कर रहा है? तो क्या लिखेंगे? संजय डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ठीक है। तो डज नॉट बिलोंग्स टू कब यूज होगा और बिलोंग्स टू कब यूज होगा, क्लियर हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा और देखिए आपको समझ में आया नहीं आया। मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा था ए, क्या लिखा था? 1, क्या लिखा था? 2। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं पूछूंगा कि क्या ये सही है? 2 बिलोंग्स टू ए, इज इट ट्रू? तो जरा देखिए, 2 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, तो क्या है ये? ट्रू है। ठीक है। ऐसे ही अब मैं जो नेक्स्ट लिख रहा हूं वो जरा ध्यान से देखिएगा। 1 बिलोंग्स टू ए, इज इट ट्रू? क्या 1 ए का एलिमेंट है? तो जरा देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा कॉमा से सेपरेट, दिस इज अ एलिमेंट, दिस इज अ एलिमेंट, दिस इज अ एलिमेंट, दिस इज अ एलिमेंट। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है? एक एलिमेंट है आपका 2 और दूसरा एलिमेंट है एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1। ये पूरा का पूरा एज इट इज एलिमेंट कहलाता है। तो क्या 1 यहाँ पे एलिमेंट है? नहीं है। तो क्या बोलेंगे? ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। या हम इसको क्या लिखेंगे? 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है तब हम बोल सकते हैं कि दिस बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ये पूरा का पूरा एज इट इज इसके अंदर है। ठीक है। तो समटाइम्स ये भी हो जाता है, जैसे अगर मैंने पूछा 4,6 बिलोंग्स टू ए, आप एक साथ 2 एलिमेंट भी दे सकते हैं। तो 4 भी ए के अंदर है, 6 भी ए के अंदर है, तो 4,6 बिलोंग्स टू ए, ये भी यूज करा सकता है। ऐसे इस क्वेश्चन में अगर मैं एक चीज़ ये पूछूं आपसे, ये छोटा सा एक और चेंज करा है, मैंने लिखा है 1, फिर लिखा है मैंने 1, फिर लिखा है मैंने 2। ठीक है। अब अगर मैं पूछूंगा कि 1 बिलोंग्स टू ए, तब आएगा आंसर यस, क्योंकि 1 इसका एलिमेंट है। मैं पूछूंगा 1 विथ कर्ली ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए, तब भी आंसर यस आएगा। मैं पूछूंगा 2 बिलोंग्स टू ए, तब भी आंसर आएगा। लेकिन अगर मैंने पूछ लिया कि कर्ली ब्रैकेट के साथ 2 बिलोंग्स टू ए, तो क्या बोलेंगे? डज नॉट, क्योंकि ये पूरा एलिमेंट है, ये इसके अंदर एज इट इज नहीं है। ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब कर्ली ब्रैकेट पूरी की पूरी अंदर है तभी आप उसको क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू ए। ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूंगा कि 2 विथ कर्ली ब्रैकेट, तो क्या बोलेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो जो कॉमा से सेपरेटेड पार्ट होते हैं उन्हीं को हम एलिमेंट बोलते हैं और उन्हीं के लिए ही बिलोंग्स टू यूज होता है। हाँ, कंबाइनली मैं इसको ऐसे बोल सकता था। इस केस में अगर मैं लिखता तो कर्ली ब्रैकेट 1, 2 बिलोंग्स टू ए, ये बोल सकता हूँ, क्योंकि ये वाला एलिमेंट देखिए है इसके अंदर, ये वाला एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कब बिलोंग्स टू यूज करना है, कब बिलोंग्स टू यूज नहीं करना है, या उसकी जगह डज नॉट बिलोंग्स टू यूज करना है। ठीक है। ये देख लीजिए, इसमें एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर ऐसे लिखा हो 4 विथ कर्ली ब्रैकेट, क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू ए, तो क्या बोलेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि दिस होल फिगर इसके अंदर नहीं है। ठीक है। ओके, जरा देख लेते हैं कि कुछ आपके पास सेट्स लिखे हुए हैं और ये सेट लिखे हुए हैं आपके और रोस्टर फॉर्म में, ये दिखाना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें चेक करना होगा कि क्या कोई प्रॉपर्टी बन रही है। ज़रा ध्यान से देखते हैं पहला क्या लिखा है, 2, 4, 6, 8, 10। अगर ध्यान से देखो तो 2, 4, 6, 8, 10
एक AP बन रही है, और अगर AP बन रही है तो आप ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। पहले तो x इज सच दैट, ये सब में कॉमन चीज़ है, ठीक है, और यू कैन से इट्स एसेंशियल पार्ट टू रिप्रेजेंट सेट बिल्डर फॉर्म, x इज सच दैट, ठीक है ना। अब हम x इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं वो समझ रहे हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिए। 2 4 6 8 10, क्या आप इससे AP बन रही है, क्या nth टर्म लिख सकते हो। nth टर्म क्या होता है, a प्लस a कितना है 2 प्लस n माइनस 1, d कितना है 4 माइनस 2, 2 हो गया, कितना आ गया 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 2 कैंसिल, कितना आ गया मेरा 2n। ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो 2n आया तो मैंने लिख दिया x इक्वल टू 2n, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, x इक्वल टू 2n लिखा मैंने और n की वैल्यू 1 ली, तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट आ गया, 2 डालेंगे तो सेकंड आ जाएगा, 3 डालेंगे तो ये आ जाएगा, 4 डालेंगे यानी कि 1 2 3 4 5। इसके अंदर मैं सिर्फ n की 5 वैल्यूज डाल सकता हूँ, और वो कौन कौन सी डाल रहा हूँ मैं, ज़रा ध्यान से देखिए। क्या n की वैल्यू मैं 1.1 डालूंगा यहाँ पे, नहीं, 1 के बाद सीधा क्या आएगा 2, 2 के बाद सीधा क्या आएगा 3, यानी कि n बिलोंग्स टू होना चाहिए मेरा क्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। n मेरा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। पहली बात तो यहाँ से क्या हुआ, n बिलोंग्स टू n से, कि यहाँ पे मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा, 1 के बाद 2 डालूंगा, 2 के बाद 3 डालूंगा, ठीक है, 1 से पहले भी नहीं डाल सकता हूँ नाउ। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि n की सिर्फ और सिर्फ कितनी वैल्यूज डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ज़रा अब इनइक्वालिटी का यूज़ देखिएगा कि मैं यहाँ पे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखूंगा और लेस देन इक्वल टू क्या लिख दूंगा, 5। समझिए कि अगर ये इनइक्वालिटी आपको समझ में आ गई थी लास्ट टाइम पे, तो पहली वैल्यू 1, फिर 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। क्यों, क्योंकि ये जो n है वो कैसा है, नेचुरल नंबर। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, ये क्या खास चीज़ है, इसमें कोई खास प्रॉपर्टी लग रही है। पहला है 1 4 9 16 25, तो ये क्या नंबर्स हैं, 1 4 9 16 25। अगर आप ध्यान से देखें, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो आप देखिए इनमें कोई एक प्रॉपर्टी बन रही है। पहली बात तो आप ये देख रहे हैं कि हर एक की पार क्या है, 2, तो यहाँ पे जो भी आएगा उसकी पार क्या आएगी, 2। अब ये चीज़ देखिए आप वेरी कर रही है, क्या है ये, पहला है 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 5। ज़रा इनको देख लीजिए, 1 2 3 4 5, अभी पावर भूल जाइए, पावर तो आ गई मेरी। 1 2 3 4 5 फिर से क्या है मेरी AP का nth टर्म निकालिए, a प्लस n माइनस 1, d कितना आएगा 1, कितना आ गया 1 प्लस n माइनस 1, 1 1 कैंसिल, कितना बचा n। इसका मतलब x इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, n स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू n स्क्वायर। अब ज़रा देखिए n की वैल्यू 1 डालिए तो ये आ गया, 2 डालेंगे तो ये आ जाएगा, 3 डालेंगे तो ये, 4 डालेंगे तो ये, 5 डालेंगे तो ये। अगेन n की वैल्यूज हम कितनी डाल रहे हैं, 5। तो आप ऐसे तो प्रेजेंट कर ही सकते हैं, मैं अब एक और तरीका सिखा रहा हूँ यहाँ पे प्रेजेंट करने का, वो भी समझ लीजिए। क्या मैं ऐसा ले सकता हूँ, अब जरा देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, z। z इज अ सिंबल फॉर इंटीजर्स। z किसके लिए आता है, इंटीजर्स के लिए आता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे n जो लिया है वो इंटीजर्स लिया हुआ है, और n को मैं कैसे लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5। अगर इनइक्वालिटी समझ में आई है तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। ज़रा देखिए n की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन n क्या होना चाहिए, इंटीजर। 0 से बड़ा, पहला इंटीजर क्या आएगा 0 से बड़ा, 1, फिर दूसरा क्या आएगा 2, फिर तीसरा क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 5। क्या 6 आ सकता है, नहीं, क्योंकि n हम बोल रहे हैं लेस देन 6, तो 6 इंक्लूड नहीं होगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरीके से भी इसको लिखा है। अब जरा देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। n की वैल्यू 1 लीजिए तो 1 स्क्वायर, 2 लीजिए तो 2 स्क्वायर, 3 लीजिए तो 3 स्क्वायर, 4 लीजिए तो 4 स्क्वायर, 5 लीजिए तो, ठीक है।
ये भी हम इस तरीके से भी कर सकते थे कि n बिलोंग्स टू अगेन नेचुरल नंबर लिखते, क्योंकि यहाँ पे भी 5 नंबर है तो ये वाली प्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं। बट मैं आपको इसलिए ये सिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए इनइक्वालिटी का यूज़। क्या मैं इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ? ये अब समझ लीजिए, 0 से बड़ा नंबर लिया है मैंने, और 0 से बड़ा नंबर कैसा लिया है? इंटीजर। पहला इंटीजर 0 से बड़ा क्या होगा? 1, दूसरा 2, फिर 3, फिर 4, और मैंने यहाँ पे लिखा है लेस देन इक्वल टू, मतलब 5 मैं ले सकता हूँ, तो 5 के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या आ रहा है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। अगेन ये एक एपी आ रही है, ठीक है। तो 5, 10, 15, एपी से nth टर्म निकाल लीजिए। ए कितना है? 5 प्लस n-1, डी कितना? 5, तो ये आ गया हमारा 5n। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 5n, ठीक है। अगेन n बिलोंग्स टू, अब आपके पास चॉइस है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। मैंने बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखा और n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू, जरा देख लीजिए कितनी टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू क्या लिख दूंगा? 6, और डाल के चेक, क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए। 1, 2 डाला तो 10 आ गया, 3 डाला, ठीक है, तो 6 डालेंगे तो लास्ट वाला 30 आ जाएगा। ऐसे ज़रा ये देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 के बाद क्या आ रहा है? 3 के बाद क्या आ रहा है? 6, 3 - 1 करेंगे तो कितना आएगा? 2, 6 - 3 करेंगे तो कितना आएगा? 3, 9 - 3, 12 - 9। तो ये क्या गड़बड़ है? ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, लेकिन ये 2 है, ये एपी नहीं है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहा हूँ। ये सारी टर्म्स तो फॉलो कर रही थी एपी का रूल, लेकिन 1 वाला फॉलो नहीं कर रहा है। तो अभी फॉर टाइमिंग हम 1 छोड़ देते हैं। 3, 6, 9, 12 और 15 इनका हम एपी से निकाल लेते हैं। तो 3, 6, 9 से एपी से nth टर्म निकालें, कितनी आएगी? a प्लस n-1, डी कितना? 3, तो ये आ गया 3 प्लस, ठीक है। तो कुछ लोग समझे तो ये डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, ये 3n, तो x इक्वल टू आ गया मेरा 3n। यहाँ पे क्या लिखा? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो n लिखेंगे हम ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 5, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ज़रा देखिए, n की वैल्यू 1 ली, 3 आ गया, 2 ली, 3 ली, 4 ली, 5 ली, तो ये सारे नंबर्स आ गए, लेकिन ये 1 नहीं आ पाया। तो आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? जो एक्सेप्शन है उसको आप अलग से लिख दीजिए यहाँ पे, समझ रहे हैं? तो अब जरा देखिए, x इक्वल टू 3n, उसके लिए तो ये रूल लग गया, तो ये सारी टर्म्स आ गई, और 1 नहीं आ रहा था, उस 1 को हमने क्या लिख दिया? अलग से लिख दिया, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म से हम सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाते हैं। इधर से इधर जाना बहुत आसान है, सेट बिल्डर फॉर्म से अगर रोस्टर फॉर्म में जाना है तो ज़रा देखिए, बस क्या करा, x इक्वल टू n स्क्वायर, n की वैल्यू क्या है? इंटीजर क्या है? 0 और 6 के बीच में कितने हैं? ये सारे इंटीजर्स आप कहाँ डाल दीजिए? यहाँ जैसे ही डालेंगे आपके पास ये आंसर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ज़रा देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स, ठीक है। ये अगेन आपको रोस्टर फॉर्म दी हुई है, इससे आपको क्या बनानी है? एक सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम रोस्टर फॉर्म में देखेंगे तो वही बात है कि कोई एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, तब तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, न्यूमरेटर में देखिए क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डिनोमिनेटर में देखिए, ऊपर एक इंटीग्रल वैल्यू चल रही है कंटिन्यूस, नीचे भी देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। नोट करिए, जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसमें एक एक का डिफरेंस है, और डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से क्या है? एक ज़्यादा। तो फिर से अगर आप चेक कर रहे होंगे तो ये जो अगर आप देख लें 1, 2, 3, 4, ये एक एपी है, ठीक है। एपी से अगर मैं nth टर्म निकालूं तो ज़रा देखना, x, अब मैं ये वाला सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, अगेन इज अ सच दैट, ठीक है। तो क्या बताएंगे? 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया x इक्वल टू n। ध्यान से समझ लीजिएगा, n कैसे आया, आप एपी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप ज़रा ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप n यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये आ गया, 2 डालेंगे तो ये आ गया, सारी इंटीग्रल वैल्यूज़ डालेंगे। उसके लिए अभी मैं बताऊँगा आगे क्या करना है ना। पहले तो ये देख लेते हैं कि इसको कंप्लीट कैसे करेंगे। 1 है तो नीचे कितना है? 2, 2 है तो कितना है? 3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या करना पड़ रहा है? 2 + 1। 3 से 4 तक जाने में क्या करना पड़ रहा है? 3 + 1।
यहाँ से यहाँ जाने में क्या करना पड़ रहा है 4 + 1, मतलब जो भी न्यूमरेटर है उसमें 1 ऐड कर देना है। हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आ चुका था n, यानी कि अब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा n + 1, इजंट इट। चेक कर लीजिए, n की वैल्यू 1 डालिए, 1/2, 2/3, 3/4, ठीक है। नाउ n अगर हम ध्यान से देखें तो हम n को क्या लेके चल रहे हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, n इज़ अ नेचुरल नंबर। बताइए, ठीक है, n को हम लोग क्या बोल देंगे, नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पे ये कहाँ तक जा रहा है तो उसमें आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल टर्म्स आपके पास कितनी है, 10, ठीक है। तो ज़रा देखिए, अभी तक मैं एक ब्रैकेट लिख रहा था जहाँ पे क्लोज करा हुआ था, यहाँ पे मैं एक तरफ से ओपन कर रहा हूँ, एक तरफ से। तो ज़रा देखिए क्या लिख रहा हूँ, n < 10। अब ये मैंने क्या करा, यहाँ पे इधर से तो मैंने कुछ लिखा नहीं, सिर्फ मैंने क्या लिखा, n < 10। ज़रा देखिए, n < 10 अगर मैं नंबर लाइन पे बनाऊँ, 10 हो गया, ये <10 का मतलब हम लोग इधर जाएंगे, ठीक है। फिर से रिकॉल कर लीजिएगा जो इनइक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट बताया था, 10 से इधर जाएंगे, 10 इंक्लूडेड होगा, ठीक है, पहली बात तो। अब ज़रा देखिए, n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, यानी कि 10 और 10 से छोटे, n < 10 एंड = 10। तो 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 10 होगा, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या ज़ीरो लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोल दिया है, नेचुरल नंबर। तो ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे > वो लिखने की। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता ऐसे, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, क्या लिखता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तब मैं यहाँ पे अगर n इज < 10 लिख दूंगा तब गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इंटीजर में 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, तब मुझे फिर यहाँ पे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ लीजिएगा, यहाँ पे एक बेनिफिट हो गया नेचुरल नंबर लिखने से, सिर्फ मुझे n < क्या लिखना पड़ा है, 10, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखिए ज़रा, x इज सच दैट। नाउ यहाँ पे देखिए ट्रेंड क्या फॉलो हो रहा है, सारे तो फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन इसको फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं। ज़रा देखिए, न्यूमरेटर में सब जगह क्या आ रहा है, 1। तो ज़रा देखिए, इसकी को जनरलाइजेशन भी बोलते हैं अगर कुछ लोग समझें। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, 1, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 1। नाउ अब 1 के नीचे क्या आ रहा है, ज़रा इन नंबर्स को पहचान सकते हो कि ये 1 क्या है, 4 क्या है। नंबर्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है, नहीं पहचान पाओगे तो मुश्किल है। ये 1 क्या है, बेसिकली 1², ये क्या है 2², ये क्या है, यानी कि ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है, सारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं, और नेचुरल नंबर को हम लोग n से लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने n और इनका क्या कर दिया, स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या लिख दिया, n बिलोंग्स टू, कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक, और पहला नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, यानी कि सारे नेचुरल नंबर हो गए। तो ये आ गया मेरा आंसर, चेक कर लीजिए डाल के, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1 डालेंगे 1², 2 डालेंगे 2², 3 डालेंगे 3², 4 डालेंगे 4², 5 डालेंगे तो 5²। तो ये सारे नंबर्स आ गए, ठीक है। ऐसे ही ज़रा ये वाला देखिए, x इज सच दैट, मैं आपको बता चुका हूँ, 2 डॉट भी लगा सकते हैं और एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों को क्या रीड करते हैं, सच दैट। नाउ ये देखिए यहाँ पे क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। न्यूमरेटर तो क्लियर है कि क्या फॉलो हो रहा है, न्यूमरेटर में फॉलो हो रहा है n, ठीक है। लेकिन ये डिनोमिनेटर क्या है, ये बड़े इंटरेस्टिंग नंबर हैं, अगर आप नहीं पहचान पाओगे तो नहीं लिख पाओगे। बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, क्या इंटरेस्टिंग नंबर है, ज़रा देखिए, 1 का स्क्वायर करिए कितना आएगा, 1। 2 का स्क्वायर करिए कितना आएगा, 4। 3 का स्क्वायर करिए कितना आएगा, 9। 4 का स्क्वायर करिए कितना आएगा, 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा था कि ये सारे नेचुरल नंबर्स के क्या हैं, स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूँ तो ये 2 आ गया। ध्यान से देखिएगा ट्रेंड, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन अगर 1 ऐड करूँ तो आ जाएगा ये, इसमें भी 1 ऐड करूँगा तो आ जाएगा, इसमें भी 1 ऐड करूँगा तो ये डिनोमिनेटर आ जाएगा, इसमें भी 1 ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा, इसमें भी 1 ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा। इसका मतलब डिनोमिनेटर में एक बात क्लियर है, क्या आएगा,
1 प्लस 1, किसका प्लस 1 करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो 4 था ये कहाँ से आया था, 2 से, 2 का स्क्वायर से, यानी कि 2 क्या था, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मेरा क्या है n, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, क्या कर देंगे, n का स्क्वायर जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। और अब ज़रा ध्यान से देख लीजिए, अगर मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया तो मेरा 1 ऐड करने पे ये आ गया, 3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो आप ज़रा देखिए ये n है क्या, मेरे सारे नेचुरल नंबर्स, लेकिन ये जो नेचुरल नंबर्स हैं कितने हैं, सिर्फ 6, यानी कि n लेस देन इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा आपको, 6। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डालनी पड़ेगी क्योंकि आपकी ये यहाँ तक रुक गई है सीरीज़, ठीक है। तो ये कुछ और एग्जाम्पल हो गए जो आपको अच्छे से समझा देंगे कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे जाते हैं। अगेन बता रहा हूँ, इधर से इधर बहुत आसान है कि आपने सिर्फ यहाँ पे फॉलो करना है, n लेस देन इक्वल टू 10, n क्या है, नेचुरल नंबर, एक एक नंबर डालते जाइए, ये सारे नंबर्स आते चले जाएंगे, ठीक है।